एहसान। और आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पिछले टॉपिक के साथ मुंसलिक है, बल्कि उस सब्जेक्ट का सबसे मेन टॉपिक हमारे पास जो है वो वाटर है। अब हम सबसे पहले वाटर ही को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि हमारे पास जब भी हम कोई केमिकल लाइफ स्टडी करेंगे किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंसानों की हो, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो, कुछ भी हो, जब हम केमिकल लाइफ को स्टडी करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें वाटर को स्टडी करना होगा। क्यों वाटर को ही क्यों पहले स्टडी करना है? क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इस अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है आप सबको पता है। 71% जो हमारे पास अर्थ है वो वाटर वाला है। जहाँ पर भी वाटर होगा वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, चाहे वो फिर हम थर्मोफिलिक पे जाए, बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर हो, गर्म चश्मे हो, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ आर्की, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। चाहे हम बहुत ठंडे इलाके में भी चले जाएं, क्रायोफिलिक में भी चले जाएं, तब भी वहाँ पे अगर पानी है तो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले वाटर को स्टडी करेंगे कि वाटर में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो कि इसको इम्पोर्टेंट बना देती है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है कि बगैर वाटर के किसी चीज़ की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे उसमें क्या खासियत है? अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो मास है उसका भी 70% क्या है, वो वाटर ही है। पानी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों इख्तियार करता है जब भी हम बायोकेमिकल लाइफ में आते हैं? तो उसकी कुछ बहुत सारी रीज़न है। देखिए, हम वाटर को जब भी डिस्कशन होती है सब्जेक्ट वाइज होती है, हर सब्जेक्ट में इसके टॉपिक्स और इसकी डिस्कशन मुख्तलिफ होती है। अगर यहाँ पर हम बायोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो वाटर की वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री में। जो बायोकेमिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी वाटर के, हम वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको हर तरह की प्रॉपर्टीज, इसकी थर्मोडायनामिक्स के हवाले से इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिस्ट्री के हवाले से देखें तो इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, बायो के हवाले से देखें तो इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन बायोलॉजिकल लाइफ में, बायोकेमिकल लाइफ में वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कि आप बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें अगर हम देखें, हमने शुरू क्या करना है, वाटर, और वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। वाटर हमने पानी जिसे कहते हैं, फार्मूला इसका सिंपल H2O है, यह हम बाद में देखेंगे। अब हमने बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है, बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के लिए हमारे पास जो वाटर की मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहले हमें देखनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उसके बाद पावर्स एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर की ये खसूसियत है कि वो तकरीबन हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, सोलूबल हो जाती है। कोई भी चीज़ हम चाहे नमक उसमें डालें, चाहे उसमें प्रोटीन्स डालें, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स डालें, कुछ भी डालें वो उसमें हल हो जाते हैं सिवाय कुछ के। तो इसकी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जो हमारे पास वाटर में सोलूबल नहीं होते, वो फिर हमारे पास सोलूबल होते हैं। उसके और आगे हम रूल जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा जो एक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर एज अ सॉल्वेंट उसकी क्या क्या पावर्स है वाटर में उसको डिस्कस करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तीन तरह की जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर वाटर है तो दिखता कैसे है, उसकी क्या ऐसी खसूसियात है जो कि उसको इंपॉर्टेंट बनाती है, फिर एज अ सॉल्वेंट उसकी क्या क्या पावर्स हैं, और तीसरी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, मतलब उसकी केमिकल रिएक्शंस में वो कैसे इन्वॉल्व होता है। इसके बारे में वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उस चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन जो है ना डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है। किसको देखना है? वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की क्या क्या है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये लेक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम वाटर का स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ज्योमेट्री इसको कह सकते हैं हम, क्या वाटर की शेप क्या है। उसके बाद अगर जब हमें स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें और क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉल्वेंट नेचर है इसका, उसके बाद पोलर नेचर है। हम वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो पोलर नेचर है। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। अब कैसे होती है वो चीजें हम साथ साथ जो है ना डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है पानी के अंदर। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इसके अमल दखल है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या ये ऑस्मोसिस के जरिए होता है, इसकी ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी चीजें जो है वो। उसके बाद अगर सॉल्वेंट के लिहाज से देखें तो सॉल्वेंट के लिहाज से आप देखें 3 तरह की चीजें होंगी। ये हाइड्रोफिलिक को कैसे एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोफिलिक के साथ इसकी क्या नेचर है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक के साथ इसकी क्या नेचर है। और तीसरी जो हमारे पास वो क्या है कि एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक, ठीक है, इनके साथ इसकी क्या क्या नेचर है। तो हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि वाटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तब सबसे पहले हम आते हैं किस पे, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पे। तो अगर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर वाटर है H2O, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एटम की बात करते हैं तो एटम्स इसमें क्या है, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब ये तो हमारे पास इसके है। अब इसका हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हमने इस पे हाइब्रिडाइजेशन, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो वाटर के अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जब भी, लेकिन ये चीजों को रिकॉल करने का वक्त है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 में कितना है, 1s और 3p, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम देखने कि H2O में कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। देखो सेंट्रल एटम हमने निकालना, सेंट्रल एटम H2O में क्या रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो हमने इसकी क्या करनी है, ग्राउंड स्टेट। देखिए हम डेप्थ में नहीं जा रही, केमिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पर से रिकॉल करने के लिए इसको इन शॉर्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी, 1s2 2s2। अब p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz। तो 2 ये आगे, 3 4 5 और 6, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसके हाइब्रिडाइज, अब ये क्या हमारे पास सेंट्रल एटम है तो उसके हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, sp3। अब sp3 में शेप क्या बनता है, एक s और 3 p होते हैं, तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी ना, डंबल की शेप में साथ ऐसे। ये हमारे पास क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप है। तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, जिसमें अगर हम देखें तो ये भी मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल है, लेकिन इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। p में कितने हमारे पास है, 4, जिसमें 2px फुल है और 2py और 2pz में एक एक पड़ा हुआ। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 2s है और ये 3 हमारे पास क्या है, 3p वाले 2p वाले। तो 1s के अंदर भी 2 है, 2s के अंदर भी 2 है, और ये जो 2px 2py और 2pz है इसके अंदर ये 2 1 और 1 इस शेप में आ गए। अब हाइब्रिडाइज स्टेट होगा इसका, हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, ये और ये वाला ऑर्बिटल जो आउट ऑर्बिटल होता है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट में चले जाएंगे और 4 ऑर्बिटल sp3 है जिसमें टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे। अब 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट 1 2 3।
और ये तीनों क्या है, sp3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन से हैं, sp3 ऑर्बिटल्स, sp3 ऑर्बिटल्स। अब देखिए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब अगर गौर से देखें तो ऑक्सीजन में ये वाले जो दो हैं ये पार्शली फिल्ड है, ये वाले दो कौन से हैं, पार्शली फिल्ड, और ये वाले कंप्लीटली फिल्ड है। 2 sp3 कंप्लीटली फिल्ड है और 2 sp3 जो है वो पार्शली फिल्ड है। अब हमारे पास ये इसकी ऑक्सीजन होगी। अब इसको ऑक्सीजन को हम अगर हम गौर से इसको शेप में, ज्योमेट्री में इसको देखें तो इस चीज को याद रखना, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें कितने 4 p ऑर्बिटल है। हम बना लेते हैं ऐसे, एक ये sp3 ऑर्बिटल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सेंटर में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो आप इसमें देखें तो दो हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और दो हमारे पास क्या है, पार्शली फिल्ड है। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों में दो दो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, 1s1 है, तो उसमें एक ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, ठीक है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये देखें ये तीन चारों क्या थे, sp3 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 sp3। तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, एक sp3 मिला और एक हाइड्रोजन का s मिला। तो इस वाली ओवरलैपिंग से हमारे पास जो दो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो गए, और ये हमारे पास एक जो टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री है वो बन जाती है। ये तो हो गई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चीज उसका अगर हम ज्योमेट्री इसकी डिफाइन करना चाहें कि ज्योमेट्री एंगुलर, इसका एंगल क्या बनेगा बॉन्ड में, ये तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई। अब ये जो दो कंप्लीटली फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स है ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएंगे, और जो बाकी है वो क्या करेंगे, sp3s वाला वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसको बनाते हैं ऐसे हम, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे एक कंप्लीटली फिल्ड पेयर आ गया, एक ये वाला कंप्लीटली फिल्ड पेयर आ गया, और जो दो हमारे पास पार्शली फिल्ड थे वो हाइड्रोजन के साथ हो गए हैं अटैच। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए। ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन गया, ये स्ट्रक्चर कौन सा बना हमारे पास, वाटर का स्ट्रक्चर। अब अगर इस वाटर स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये क्या थोड़े से श्रिंक हो गए। जो लॉन पेयर है उन्होंने ज्यादा जगह घेर ली, और जो हमारे पास हाइड्रोजन जो बॉन्डेड पेयर्स हैं उन्होंने कम जगह घेरी, वो थोड़े श्रिंक हो गए। अब ये क्यों श्रिंक हो गए, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि जो लॉन पेयर रिपल्जन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है, और उसके बाद सबसे कम जो होती है बॉन्ड पेयर रिपल्जन। अब ये लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, तो इन दोनों के दरमियान रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। तो उस ज्यादा रिपल्जन की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा रूम ऑक्युपाई करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, तो हमारे पास जो बॉन्डेड पेयर है वो श्रिंक हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास वाटर है वो किस ज्योमेट्री में आ जाएगा, बेंट एंगुलर ज्योमेट्री में, बेंट एंगुलर ज्योमेट्री में, ठीक है। अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने कहा था कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे 109.5 डिग्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 109.5 डिग्री तब होता है जब उनके पास कोई लॉन पेयर नहीं हो, सारे बॉन्ड पेयर हों, तो उनमें जो रिपल्जन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है और जबकि दो लॉन पेयर है, तो इनकी वजह से अब रिपल्जन क्रिएट हो रही है। बॉन्ड पेयर जो है वो कम जगह घेरेंगे और जो लॉन पेयर है वो ज्यादा जगह घेरेंगे, तो इसकी वजह से अब ये एंगल ये वाला नहीं रहेगा बल्कि ये श्रिंक हो जाएगा। और कहां तक श्रिंक होगा, कहां तक श्रिंक होगा, 104.5 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री श्रिंक कर गया। क्यों 5 डिग्री श्रिंक कर गया, क्योंकि इसके पास दो लॉन पेयर है। अब हम देखें जब 109 थी वो किस में थी, CH4 में। अगर रिकॉल करें CH4 में, क्योंकि कोई लॉन पेयर नहीं था कार्बन के ऊपर, तो इसका जो बॉन्ड एंगल था वो 109.5 था, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन था।
जब क्या हमने जब NH3 की बात की थी अमोनिया की, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर आ गया था, उसकी वजह से उसका एंगल शॉर्ट हो गया था 107.5 पे। अब यहाँ पे H2O के केस में अब ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर हैं, तो उन दो लॉन पेयर की वजह से रिपल्शन और ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा और श्रिंक हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चर किस चीज का H2O का, उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो वो कैसे होती है हमें ये पता चला कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होती है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो बेंड कैसे करता है, ये हमेशा वी शेप में क्यों आता है, हम जब भी वाटर को ड्रा करते हैं इसकी शेप में क्यों ड्रा करते हैं, इसका एक्यूरेट फॉर्म ये क्यों है, वो हमें पता चल गया क्योंकि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो वो इस वजह से इसके जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट एंगुलर हो जाती है। ये तो हो गई इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी अगर इसके हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हो गया, हमें पता लग गया कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होता है, उसके बॉन्ड एंगल क्या है, etc। अब दूसरी इसके जो मेन प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, हम इसको समझने के लिए ऐसे करेंगे, तो दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है, पहले तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, तो हमारे पास